जय हिंद दोस्तों स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत एमपीपीएससी मेंस 2020 के पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल उसका यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बुंदेलखंड के पठार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड का जो पठार है आखिर इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार आपको मैप में दिख रहा होगा, यह अर्धचंद्राकार रूप से फैला हुआ है। ठीक है, कुछ भाग इसका ये ग्वालियर दतिया साइड है और कुछ ये सागर, आंशिक रूप से सागर हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, इस सब क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इसकी स्थिति को देखें तो इसके उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है जबकि इसके दक्षिण में मालवा का पठार है। इसके यदि हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है जबकि पश्चिम में मध्य भारत का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है इसकी स्थिति है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका जो सामान्य क्षेत्रफल है वो क्या है। तो इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। यदि हम इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो सिद्ध बाबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका भू आकारकीय विश्लेषण। भू आकारकीय विश्लेषण स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अभी तक कितने क्वेश्चन एमपीपीएससी के पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो डायरेक्ट आया हुआ था कि भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें बुंदेलखंड के पठार की। ठीक है, अब यदि भौगोलिक स्थिति पूछी जाती है तो आपको उसकी स्थिति बताना है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद इसका महत्व आया था। ठीक है, महत्व किस क्षेत्र में आया था, पर्यटन के क्षेत्र में इसका महत्व आया था। ठीक है, आपसे वह क्वेश्चन पलायन के कारण भी पूछ सकता है कि बुंदेलखंड के पठार से जो लोग हैं उनके पलायन के क्या कारण है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे जितने भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे वो आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ठीक है, तो भू आकारकीय विश्लेषण। तो भू आकारकीय विश्लेषण में सबसे पहले हम देखते हैं निर्माण। तो इसका निर्माण आर्कियन युग में ग्रेनाइट, नीस चट्टानों तथा विंध्यशैल समूह से हुआ है। इसके बाद इसकी यदि हम बनावट को देखें तो यह 3 ओर से अर्धचंद्राकार, पन्ना शेरनी, बिजावर शेरनी, ठीक है, नरहट स्कार्प तथा चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस पठार की जो ऊंचाई है वो विंध्यन की ओर ज़्यादा है जबकि उत्तर की ओर कम होती जाती है। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो इस पठार की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पठार का कुछ भाग समतल है जबकि कुछ भाग क्या है, डाइक निर्मित पहाड़ी हैं। ठीक है, कुछ भाग में। अब हम देखते हैं इसमें मिट्टियाँ। तो यहाँ पे काली तथा लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पठार। तो इसमें 2 प्रमुख पठारों को शामिल किया जाता है, सागर का पठार और दमोह के पठार को। ठीक है, अपवाय की यदि हम बात करें तो इसका जो पठारी ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ बेतवा, धसान, सिंधु, केन आदि नदियाँ अपवाय क्षेत्र को निर्मित करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आर्थिक महत्व को। तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले फसल। तो प्रमुख रूप से यहाँ पे गेहूँ और सरसों होता है। इसके अलावा यहाँ ज्वार, तिल, अलसी आदि का भी उत्पादन होता है। अब हम वन को देखें तो बुंदेलखंड में सागौन के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे
तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, नीम आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके बाद खनिजों में हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, यूरेनियम आदि पाया जाता है। ठीक है। अब उद्योगों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि पलायन के क्या कारण है, उसमें आप ये कारण लिख सकते हैं कि उद्योगों का विकास ना होना। और क्या कारण लिख सकते हैं आप? और लिख सकते हैं आप शिक्षा क्षेत्र का विकास ना होना, है ना, मेडिकल्स की सुविधा नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसे कई आप कारण बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमुख उद्योगों में स्टेनलेस स्टील कारखाना सागर में, प्रतापपुर औद्योगिक केंद्र टीकमगढ़ में है। ठीक है। ताम्रवर्तन उद्योग दमोह में आता है। अब यदि हम पर्यटन करें तो पर्यटन की दृष्टि से यह काफ़ी संपन्न क्षेत्र है ना। प्रमुख पर्यटनों में खजुराहो के मंदिर, जिन्हें 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, है ना, विष्णु मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, कई सारे मंदिर हैं। इसके बाद आपचंद्र की जो गुफाएं हैं वो सागर ज़िले में हैं। सागर ज़िले में ऐरण स्थल भी है जहाँ से विभिन्न शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नौरादेही अभ्यारण्य भी है सागर में। ठीक है। इसके बाद कुंडेश्वर का मंदिर है टीकमगढ़ में। राम राजा सरकार का मंदिर ओरछा में है। सोनागिरी के मंदिर दतिया में है ना। और पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, रने फॉल, पांडा फॉल है। इसके अलावा क्या है पन्ना में? जुगल किशोर मंदिर है। यहाँ पे कई सारे पर्यटन स्थल हैं, है ना। तो पर्यटन के क्षेत्र में जब महत्व यदि पूछता है तो हम इन सबको लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम अन्य विशेषताओं को देखें तो अन्य विशेषताओं में यहाँ पे यदि जलवायु, तो जलवायु यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। जहाँ मतलब इसमें अत्यधिक गर्मी में अधिक गर्मी रहती है और ठंडी में अधिक ठंडी होती है। ठीक है। अब वर्षा देखें तो यहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है औसत वर्षा। तो दोस्तों ये हमारा था बुंदेलखंड का पठार। तो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे रीवा पन्ना के पठार को और नर्मदा सोन घाटी को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।